प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, हम लोग चर्चा कर रहे थे बीएनएस में महत्वपूर्ण धाराओं की। धारा 1, धारा 2 पढ़ने के बाद हमने धारा 3 खंड 5 को पढ़ा, जो पुरानी धारा 34 से जुड़ी हुई थी। और आज एक इम्पॉर्टेंट धारा हम पढ़ने जा रहे हैं, धारा 190। मन में जरूर प्रश्न आएगा कि अचानक 3 के बाद में सीधे 190 कैसे आ गया, लगता कोई अत्याचार होने वाला है। ऐसा नहीं है, जो जिसका कोरिलेशन है, जिसके साथ इसको पढ़ना है, वो उसी जगह पर पढ़ाई जाएगी। ये कंप्लीट होगी, फिर हम लोग आगे शुरुआत करेंगे। कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हम ही आपको बताएंगे। इसीलिए विधि को पढ़ते समय मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। आइए चर्चा करते हैं धारा 190 के बारे में। अगर हम धारा 190 की तरफ देखें तो ये धारा पुरानी जो हमारी किताब है, जिसे हम आईपीसी कहते हैं, इंडियन पैनल कोड 1860, इसकी धारा 149 से मिलती है, 149। सेम है सब कुछ, कोई चेंज नहीं हुआ है। इस धारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे धारा 34 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे ही धारा 149 का ये वर्जन हमारे सामने है 190 में। क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है लोकेशन चेंज है, तो आपको दोनों बातें ही याद रखनी है कि धारा 149 में क्या है और धारा 190 में क्या है। ठीक है, अब आगे चलते देखिए धारा में क्या कहा गया है, इस पर हम लोगों को गौर करना है। धारा 190 कहती है, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना। तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना, ठीक है, क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में आपराधिक अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा। इसी टर्म्स में कह सकते हैं कि जब किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा अपने सबके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, तो उनमें से हर व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार होगा मानो उसने वह अपराध स्वयं अकेले ही किया हो। इसे हम और आसान में ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए इसका इंग्लिश वर्जन क्या कहता है। कहा गया है 190, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। क्या है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन of that object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। यानी जो शब्द हमारे सामने आए हैं वो कौन से आए हैं, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, is guilty of the offense। ठीक है, हम इन बातों को एक एक करके समझेंगे, देखेंगे क्या है। अनलॉफुल असेंबली का मतलब है विधि विरुद्ध जमाव। कानून में इसे धारा 189 में डिफाइन किया गया है, हम उसे भी अभी समझेंगे। हर शब्द का मतलब होता है, विधि में भावनाओं का इंपॉर्टेंस ना होकर के शब्दों का इंपॉर्टेंस होता है। कौन सा शब्द एग्जैक्टली कहाँ यूज होने जा रहा है उसे ध्यान देना होता है। आइए हम आगे चलते हैं इसी क्रम में, फिर हम आपको बताते हैं आवश्यक तत्व या एसेंशियल इसके क्या हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने दोनों की बेयर एक्ट के प्रोविजंस को आपको दिखा दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, धारा 190 के आवश्यक तत्व क्या हैं, इन्हें गौर से देखिएगा। धारा 190 के आवश्यक तत्व 3 ही हैं, यही आपको याद होना चाहिए। बाकी धारा पढ़ के तो आप याद पूरी नहीं कर पाओगे और ना ही याद करना चाहिए। इवन जजेस और तमाम लोग भी उसको ऐसे याद नहीं करते, उसके पॉइंट्स को याद करते हैं, कहाँ पर क्या बात है। ठीक है, टू द पॉइंट, एक एक चीज़ को समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। विधि में सबसे अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो चीज़ों को समझता है, जो मेहनत करके उन पॉइंट्स को देखता है, ना कि सिर्फ रट्टा मार के बैठा है, समझता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला पॉइंट कहा गया है विधि विरुद्ध जमाव हो, यानी अनलॉफुल असेंबली हो। पहला पॉइंट क्या हो गया, विधि विरुद्ध जमाव हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना। कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। कॉमन ऑब्जेक्ट हमने 34 और या हमने धारा 3 खंड 5 में पढ़ा था, सामान्य आशय।
हमने समान आशय ही पढ़ा था कल। आज हम क्या बात कर रहे हैं? कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन की बात नहीं कर रहे। एक नया वर्ड हमारे पास आ गया, सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना, और फिर क्या कहा गया? कोई आपराधिक कार्य का किया जाना। तो तीन बातें हमारे सामने आई। अब देखिए धारा 190 में अगर देखेंगे तो धारा 189 जुड़ी हुई है, सेक्शन 189 इंक्लूडेड है, क्योंकि जो ये शब्द आया है विधि विरुद्ध जमाव, ये धारा 189 में ही बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, धारा 189 में कहा गया है विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव के संदर्भ में इन्होंने अनलॉफुल असेंबली के संदर्भ में क्या कहा कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, 5 से अधिक व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए, विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो उनके इस जमाव को क्या कहते हैं? विधि विरुद्ध जमाव। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसे ध्यान दीजिएगा कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, क्या कहा जा रहा है? 5 और मोर देन 5, है ना, क्या कर रहे हैं? किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए, फॉर एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी, अवैध कार्य, विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। तो उनके इस जमाव को क्या कहा जाता है? विधि विरुद्ध जमाव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब मैं इस चैप्टर की शुरुआत करूंगा, अभी तो मैं आपको 20 से पढ़ा रहा हूं, फिर हम एक बार फिर इस चैप्टर में आएंगे जब हम विधि विरुद्ध जमाव पढ़ेंगे, धारा 190 भी पढ़ेंगे, और हम दंगा पढ़ेंगे, बलवा पढ़ेंगे। उस जगह फिर एक बार हम चर्चा करेंगे इनकी। लेकिन अभी फिलहाल आपको यही जानना है कि विधि विरुद्ध जमाव का मतलब है कि 5 या 5 से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह जो कोई इलीगल काम को करने के लिए किसी स्थान पर एकत्रित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विधि विरुद्ध जमाव। धारा 190 में ये शब्द दे दिया गया है, यानी जो समूह है वो इलीगल एक्टिविटी के लिए है, और उसकी संख्या क्या है? 5 या 5 से अधिक है। तो धारा 190 में हमारे पास क्या समझ में आया कि 5 और मोर देन 5। तो हमारे पास एक चीज निकल कर आ गई कि इस धारा के लागू होने के लिए 5 लोग होना ही चाहिए। 4 हैं तो नहीं हो रहा, 5 चाहिए। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि 5 थे, 3 भाग गए, 2 ही बचे, तो लागू हो जाएगी धारा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पकड़े कितने गए, इंपॉर्टेंट ये है कि उस एक्टिविटी में शामिल कितने थे। जो शामिल थे हम उनको लेकर बात कर रहे हैं, कानून इसी को ध्यान में रखता है। तो मैंने इस पार्ट में पहली परिभाषा को आपको बताया, पहले आवश्यक तत्व को समझाने का प्रयास किया कि विधि विरुद्ध जमाव हो। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आ जाइए, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना। अच्छा, अभी आपके मन में इसका एग्जाम्पल आ रहा होगा। एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? देखिए जैसे अभी दशहरा था, अभी रामलीला का समय आ रहा है ना। रामलीला में क्या होता है? बहुत सारी जगहों पर मेले लगाए जाते हैं, मेले लगते हैं, दशहरा में मेले लगते हैं। जैसे प्रयागराज में मेले, पूरे शहर भर में मेला लगता है। सिविल लाइंस में अलग, कटरा में अलग, राजापुर में अलग, सलोरी में अलग, है ना, चौक में अलग, ऐसे मेले होते हैं। ऐसे हर शहर के अलग अलग ट्रेडिशन है। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ रामलीला के पहले मेला लगता है, दशहरा के बाद से शुरू होता है, रामलीला तक मेला रहता है। यानी जो 20 दिन का ड्यूरेशन, 15-20 दिन का होता है, इस दौरान एक बड़ा मेला लगता है। मान लो इस मेले में, ठीक है, आप देखते हो चौराहे चौराहे पर जो सड़कें बनी रहती हैं, इस चौराहे पर, इस चौराहे पर, इस चौराहे पर, आप देखोगे अक्सर यहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। यहाँ भी खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं। ये क्यों खड़े किए जाते हैं? सिर्फ इसीलिए खड़े किए जाते हैं कि कोई अपराध ना होने पाए, कोई इलीगल एक्टिविटी ना होने पाए। समाज की व्यवस्था बनाने का कार्य है पुलिस का, अपराध के नियंत्रण का कार्य है पुलिस का। अगर यही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे नौकरी करने का मतलब क्या है? इसलिए हर जगह पर देखोगे जहां पर इस तरह से चौराहे होंगे या कोई गली होगी या जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, वहां पर लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। अब वो खड़े करके क्या करते हैं वहां पर, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि जब कोई अच्छा कार्य होता है तो कहीं ना कहीं कोई राक्षस जरूर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब मान लो कुछ लड़के हैं, 5-6 लड़कों का ग्रुप है, 6
बॉयज, ये जो है अपना आए। अब यहाँ लड़कियां आ रही हैं, टहल रही हैं, घूम रही हैं। अब मेले में जाते लोग एंजॉय करने जाते हैं, ये सोच के नहीं जाते हैं कि हमारे साथ छेड़खानी हो जाएगी। अब लड़कियां जा रही हैं और ये भाई साहब जो है पीछे पीछे चल रहे हैं, इनके महरा रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं उनके साथ में। और इनकी संख्या कितनी है? 5 है या 6 है या 7 है। और इनकी एक्टिविटी कैसी है? विधि विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है। तो ये जमाव क्या कहलाएगा? विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। इसीलिए ये विधि विरुद्ध जमाव बनने ही ना पाए। तो पुलिस में क्या होता है, चौराहे चौराहे खड़े रहते हैं और वहां हड़काते रहते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ए लड़के आगे बढ़, ऐसे डांटते। क्यों डांटते? इसीलिए ये कहीं ग्रुप ना बनने पावे और कहीं कोई ऐसी घटना ना अपना रूप ले पाए। आप देखोगे माइक से अनाउंसमेंट होता रहता है, आगे बढ़िए, ए पीली शर्ट वाले आगे बढ़, आगे बढ़, ए करिया शर्ट आगे बढ़। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि पीली शर्ट का ग्रुप ना कहीं इकट्ठा हो जाए, काली शर्ट वाले ग्रुप ना हो जाए, कहीं जो लड़के हैं गुटखा पान खा रहे हैं कोई हरकत ना कर दें, इस उद्देश्य से। बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी से मतलब है। क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है अपराध का नियंत्रण करना, इनकी जिम्मेदारी है समाज की व्यवस्था को सही से संचालित होने देना। आप जब भी कोई बात होती है तो यही कहते हैं ना, पुलिस कमजोर थी, तो पुलिस कमजोर नहीं हो सकती, इसलिए ऐसा। तो शायद समझ में आपको आ गया होगा कि पब्लिक प्लेसेस पर पुलिस तैनात की जाती है, वो इसीलिए कि कोई आपराधिक घटना ना हो। और अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव बन रहा है, 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह बन रहा है, तो उसे अलग करें, हटाएं, ऐसी कोई घटना को अंजाम होने से रोकें। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट? देखिए, समाज में बहुत तरह के लोग हैं। मान लीजिए कि हम कहें कि कोई एक बहुत बड़ा डॉन है। डॉन, आजकल तो डॉन में लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी चर्चा चल रही है, बड़ा दुनिया भर में। डॉन पहले दाऊद को माना जाता था, अब ये एक तो नया डॉन आया है, पता नहीं कौन कौन है, गोदारा उदारा कई ठो इसके साथ में टीम है, बराड़ है ना। तो ये क्या है? सब डॉन है। डॉन का मतलब एक बड़े गैंग को रन कर रहे हैं, इनके साथ एक बड़ी टीम चल रही है। तो ऐसे लोग अगर हैं तो इनके नीचे भी सबऑर्डिनेट टीम होगी, इसके नीचे भी कुछ होंगे, इसके नीचे भी कुछ होंगे, इसके नीचे भी कुछ होंगे। तो जो ये टीम है, मान लो जो डॉन है, वो डॉन अगर डिस्कशन करता है कभी तो इनको थोड़ी बहुत बात कर लेता है, लेकिन डॉन इन सबसे बात नहीं करता, वो आदेश देता है, ऑर्डर देता है। बस यही समझना है आपको कि अगर डॉन के साथ में लोग खड़े हैं, शामिल हैं, ग्रुप का हिस्सा हैं, और फिर अगर कहीं कोई अपराध होता है तो ये माना जाएगा कि जो ये टीम लगी है, इससे डिस्कशन भले ही नहीं हुआ है, लेकिन ये संभाव्य जानते थे कि ऐसा हो सकता है। अगर आप किसी अपराधी की संगत में हैं तो आप ये देखोगे कि अपराधी तो होगा वहां पर। किसी पूजा पाठ वाले की संगत में हो तो आपको पता है कि पूजा पाठ होगा, यानी आपके दिमाग में ये है, आपको ये पता है कि हम जिसके साथ में हैं। अब टीचर के साथ में हो तो क्या पढ़ाई लिखाई की बात ही होगी, वकीलों के साथ है तो वकीलों वाली बात ही होगी, डॉक्टरों के साथ बैठोगे तो मेडिसिन और ये क्या कैसे मर, यही डिस्कशन होगा। अगर डॉन के साथ में है तो ये माना जाएगा कि आप ये जानते हैं कि आप क्या क्या हो सकता है, और फिर अगर वहां पर कोई अपराध हो जाता है तो इस पूरी टीम को जब दोषी पाया जाएगा तो इसमें जो जो लोग शामिल हैं वो सब माने जाएंगे कि इस अपराध को जानते थे। इसे और आसान भाषा में समझें, मान लीजिए कोई प्रयागराज का मान लो एक डॉन है ए, इसके अंडर में है बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक है, ठीक, ये सब लोग हैं। इसने सुबह सुबह कहा सब लोग बैठ जाओ गाड़ी में, चलना है हम लोगों को कौसाम्बी। और कौसाम्बी में जाकर इसने क्या किया, एक आदमी की हत्या कर दी। डॉन गया, इसने गोली मार दी, मर गया। तो जितने लोग ये गए थे ये सब क्या हो जाएंगे, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हो जाएंगे, और सभी के सभी के ऊपर मुकदमा जब चलेगा तो धारा 190 तो लगेगी और हत्या के लिए अलग से धारा लगेगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ
कि जब कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में शामिल होता है और उस ग्रुप की एक्टिविटीज को वो जानते समझते हुए उसमें बना रहता है, तो विधि का मानना है कि आप इस बात को जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है, और अगर आप इस बात को जानते हैं तो आप उसी टीम का हिस्सा हैं, इसलिए फिर हम आपको उसके अंतर्गत रखेंगे। सामान्य उद्देश्य का मतलब है एक ऐसा उद्देश्य जिससे लोग बाग परिचित हों, जिसके बारे में एक आइडिया हो, डिस्कशन नहीं। अगर यहीं पर मैं कह दूं कि इनसे चर्चा हुई थी, जैसे ही मैं कहूंगा चर्चा हुई और विचार विमर्श हुआ, तो ये क्या बदल जाएगा? सामान्य आशय हो जाएगा। कल आपको बताया गया था, सामान्य आशय हो जाएगा, तुरंत ये धारा यहां से चेंज होगी और 3 खंड 5 में चली जाएगी, क्योंकि उसमें क्या कहा गया है? मोर देन वन, मिनिमम एक से अधिक होना चाहिए, यानी 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो सामान्य आशय में चली जाएगी, लेकिन फिर भी उसे डिफाइन करने के लिए, अलग करने के लिए एक अलग धारा बनाई गई और कहा गया कि इसमें जो लोग शामिल हैं, अब ध्यान दीजिएगा टेक्निकलिटी जहां जहां पर है, सामान्य आशय में जो लोग शामिल होते हैं उनमें और इसमें फर्क है। सामान्य आशय के आवश्यक तत्वों को हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तो 4 आवश्यक तत्व है, जबकि इसमें सिर्फ 3 आवश्यक तत्व है। और इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। इसमें खाली आप शामिल ही हैं, आप खड़े ही हैं, आप किसी प्लानिंग का हिस्सा भी नहीं हैं, आप उस ग्रुप के साथ खड़े हैं, तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। ये फर्क होता है दोनों के अर्थों को निकालने में। तो यहां पर ध्यान देना है कि सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या निकला? सामान्य उद्देश्य का मतलब निकला कि जो लोग टीम में शामिल हैं वो उस पूरे चीज के बारे में जानकारी रखते हैं, पर विचार विमर्श नहीं है, विमर्श नहीं है। यानी उस विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य होते हुए ये जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है, चाकू भी मारा जा सकता है, जमीन भी कब्जा की जा सकती है, मकान भी कब्जा किया जा सकता है। डॉन के साथ चल रहे हैं तो ये रोज की एक्टिविटी है, क्योंकि कभी किसी ने नहीं देखा कि डॉन भाई कहीं जाकर के मंदिर गए हों, कभी मस्जिद गए हों, कभी पूजा पाठ किए हों, कभी गरीबों का भला किए हों, ऐसा कभी नहीं देखा। तो जिसके साथ आप हैं तो इस बात का एक अनुमान आपके दिमाग में रहता है, इसीलिए कहा गया है कि जानकारी है। क्लियर हो रहा है? अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट कहता है कि अपराध का किया जाना, अपराध का किया जाना। अगर अपराध नहीं होता है, 3 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है अपराध का किया जाना। अगर अपराध नहीं हुआ, 5 से अधिक लोग गए और मान लीजिए कोई हलवाई की दुकान में पहुंचे, है ना, और टारगेट लेकर गए थे इसको मारने का, कि हलवाई को जो है मारेंगे, लेकिन ये था कि पहले उसके यहाँ जाके रसगुल्ला वगैरह खाएंगे, बर्फी वगैरह खाएंगे, फिर गोली। ये टारगेट था डॉन का। लेकिन गए वहां पर सब लोग और जाकर यहां उन्होंने रसगुल्ला खाया और बर्फी भी खाई, समोसा भी खाया, और उसके बाद में अपनी बातचीत की और लौट आए। तब धारा 190 लागू नहीं होगी, क्योंकि उसकी शर्त में है कि अपराध का किया जाना आवश्यक है। तो भले ही विधि विरुद्ध जमाव भी था, सामान्य उद्देश्य भी सबके दिमाग में था, गए मिठाई उठाई खा के लौट आए, धारा 190 लागू। लेकिन अगर यही मिठाई उठाई खाने के बाद सीधे हलवाई को गोली मार दी और ये मर गया, तो धारा 190 लागू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये 3 बिंदु हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब देखिए, यहां पर मैंने अब चर्चा की कि धारा 189, धारा 189 में आपसे मैंने कहा था कि ये विधि विरुद्ध जमाव के बारे में है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली, मैंने कहा था 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों किसी विधि विरुद्ध कार्य के लिए कहीं एकत्रित होते हैं, तो उनके समूह को हम क्या कहते हैं? विधि विरुद्ध जमाव। यही बताया मैंने आपको। मैं लिख भी देता हूं एक बार ताकि परिभाषा भी आपको क्लियर रहे। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब किसी विधि विरुद्ध कार्य, इसी को बोलते हैं अवैध कार्य, इलीगल एक्टिविटी, विधि विरुद्ध कार्य को
करने के लिए किसी स्थान पर एकत्रित होते हैं तो उनके समूह से अच्छा जमाव शब्द होगा, तो उनके ऐसे जमाव असेंबली को विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली, ठीक है ना, विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। ये परिभाषा बहुत आई 2014, 17 सभी एग्जाम्स में आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। ये धारा इक्विवेलेंट है हमारी धारा 141 के 141 आईपीसी की धारा 141 में ये बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव क्या है, और उसी के लिए हमारे बीएनएस की धारा क्या हो गई 189, इसको याद रखेंगे, अनलॉफुल असेंबली। तो ये परीक्षा का प्रश्न पूछा जाता है कि विधि विरुद्ध जमाव कहां परिभाषित है, तो अब आपको दो उत्तर याद रखने हैं। अगर वो कह दे भारतीय दंड संहिता में कहां परिभाषित था, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लेवल पर नहीं सोवा देगा, लेकिन जुडिशरी में तो देगा। पीसीएसजे का एग्जाम होगा, एचएस होगा, वहां पूछेगा, एपीओ होगा, वहां पूछेगा। आपके लेवल पर क्या होगा कि विधि विरुद्ध जमाव बीएनएस में कहां परिभाषित, उत्तर होगा 189। विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना कहां बताया गया, उत्तर होगा धारा 190। अगर वो पूछते हैं कि पुरानी किताब में कहां परिभाषित है, तो धारा 141। अगर वो पूछते हैं कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना किस धारा में परिभाषित है पुरानी किताब में, तो 149। क्वेश्चंस याद रखने होंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो बातें थी मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं, अवैध कार्य के लिए किसी स्थान पर एकत्रित होना होता है, तो अवैध कार्य की बात याद रखना है आपको, और एकत्रित होना याद रखना है। बस इतनी ही बातों से ये पता चल जाता है कि विधि विरुद्ध जमाव क्लियर हो रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने यहाँ देखा तमाम चीजों को, अब हम इससे जुड़े हुए केस की चर्चा करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट केस, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रह गया, मैं इसे भी बता दूं तो अच्छा रहेगा। जो मैंने यहां पर आपको बताया कि विधि विरुद्ध जमाव, इसमें कुछ छूट रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा। इस विधि विरुद्ध जमाव के लिए सजा है। अगर कहीं हम ऐसे पकड़ जाते हैं, हमको पुलिस पकड़ लेती है, 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह है, कट्टा लिए हुए हैं हम लोग, जैसे मान लो हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास भी एक अवैध कट्टा रखा हो, और बाकी जो विद्यार्थी हैं 2-3 तो कट्टा वो लोग भी लिए हों, कोई हथगोला लिए हों, अब पुलिस आ जाए, तो ये जो हमारा सिस्टम होगा, जो हमारी क्लास होगी, ये क्या हो जाएगी, अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी, विधि विरुद्ध जमाव। हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। विधि विरुद्ध कार्य के लिए हमें कहीं नहीं छोड़ा जाएगा। हम 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, हम लोग बस चरस गांजा मिल रहा है, तो चरस गांजा ड्रग्स के जो कानून लागू होने होंगे वो तो होंगे ही होंगे, हमारे पास ये भी लागू हो जाएगा, क्योंकि वो विधि विरुद्ध जमाव भी तो हो गया, क्योंकि विधि के हिसाब से गलत काम कर रहे हैं हम लोग। तो इसको भी याद रखना है कि विधि विरुद्ध का मतलब है सभी कार्य जितने भी हो सकते हैं। इसकी जो सजा है वो है 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये विधि विरुद्ध जमाव है, ये अपने आप में एक अपराध है, ध्यान दीजिएगा, अपराध है ये, और इसकी सजा है ये अपराध है। अगर आप कुछ करें या ना करें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपका कट्टा हो, बस आप पकड़े जाएं, तो 5 लोगों का समूह अगर आपका है तो आप पकड़ ली जाएंगी, सजा है इसमें। आपका रिकॉर्ड जो है, आपकी पहचान क्रिमिनल रिकॉर्ड में जुड़ जाएगी। अब 6 माह तक का कारावास है, तक शब्द का मतलब होता है कि दिस इज द लास्ट लिमिट ऑफ द पनिशमेंट, यानी 6 माह तक लिखा है, यानी न्यायालय क्या कर सकता है,
5 महीने दे सकता है, 5.5 महीने भी दे सकता है, 4 महीने दे सकता है, 6 माह भी दे सकता है, लेकिन 6 माह 1 दिन नहीं दे सकता। ये तक का मतलब ये होता है। जुर्माने का मतलब होता है कि जो जुर्माना लगाना चाहे, डिफाइंड नहीं है इसलिए कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं। या दोनों का मतलब है कि ये भी दे दे कुछ और ये भी कुछ दे दे। हो सकता है 6 महीने दे दे और ये कुछ दे दे, या 3 महीने का कारावास और कुछ जुर्माना लगा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक अपने आप में धारा 189 अपराध है, जबकि धारा 34 अपराध, धारा 34 या हम बीएनएस की धारा 3 खंड 5 की बात करें तो वो अपराध नहीं है, वो सिद्धांत है। अभी दोनों के अंतर को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा जो बताने का उद्देश्य था कि ये एक अपराध है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। आइए आगे चलते हैं। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट केस के बारे में, तो इंपॉर्टेंट केस है हरि सिंह बनाम राज्य, हरि सिंह वर्सेस स्टेट। अब इस केस को देखना है, एक ऐसे ही घटनाक्रम के माध्यम से डिफाइन करने का प्रयास है ताकि आप बेहतर समझ सकें। देखिए हरि सिंह क्या है, एक बहुत बड़ा ये डॉन है, और इसने क्या किया कि शहर के बीचों बीच, मान लीजिए मैं प्रयागराज की ही बात करूं, सिविल लाइंस एरिया यहाँ का ज्यादा पॉपुलर एरिया है, हम यहीं की बात करते हैं। बीचों बीच जो है, एक सिविल लाइंस के बीचों बीच एक बड़ी सी जगह है, मान लीजिए ये 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा। अब यहाँ तो बहुत महंगा रेट चल रहा है, 4 लाख रुपए वर्ग जमीन चल रही है। 5 बीघा का मतलब है खरबपति से ऊपर की बात, अरब अरबपति नहीं, खरबपति से ऊपर। तो इतनी जमीन बीचों बीच है एक आदमी के पास, और जिसके पास है वो बहुत रॉयल्टी वाला आदमी है, बड़ा आदमी है। उसका मतलब कोई ये नहीं कि हम इसमें बिल्डिंग बनाए, इसको बिजनेस पर्पज में लाए, वो अपने स्टाइल से रह रहा है। अब उसने क्या कर रखा है कि चारों तरफ तार लगवा रखे हैं, यहाँ पूरे में उसके तार लगे हुए हैं, ये सब तार है। यानी चिड़िया परिंदा ही पर मार सकता है, इंसान पर नहीं मार सकता। पर तो मारेगा नहीं इंसान, इंसान नहीं आ सकता। तो यहां ध्यान दीजिए। अब ये क्या है कि ऐसा इसका बना हुआ है, इसने बीच में क्या कर रखा है, अपना अपने इस तरीके से रहता है, हर आदमी के अपने शौक होते हैं। इसमें इसने एक बड़ा सा यहाँ स्विमिंग पूल बना रखा है। इसके बाद इसके क्या है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। इसके अलावा क्या है इसके पास में, यहाँ पर इसका एक घर है बढ़िया सा, झोपड़ी नुमा हट टाइप का, बंगला टाइप का ऐसे होता है। यहाँ पर इसकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं, पार्किंग एरिया है। ऐसा इसका एक बढ़िया सा बड़े एरिया में घर बना है। अब क्या हो रहा है कि ये गेट लगा है, 2-3 गार्ड इसके यहाँ खड़े रहते हैं। बड़ा आदमी है, कोई ऐसा नहीं मतलब छोटा आदमी। लेकिन जो ये डॉन है, इसका इस प्रॉपर्टी पर नजर है। पहले भी कई बार उसने डराया धमकाया, नहीं माना। उसने कहा नहीं, कोई बेचना ही नहीं है। डॉन जब खरीदता है तो औने पौने दाम में खरीदता है ना। तो ऐसी ही स्थिति यहां पर थी। अब क्या हो रहा है कि डॉन आ गया। डॉन आया किसके साथ में, हरि सिंह आया प्लस 300 पीपल, 300 लोगों के साथ। अब 300 लोग आए तो चारों तरफ फैल गए पूरी प्रॉपर्टी। डॉन खड़ा हो गया यहां पर, इसका जो ऑनर था मान लो ए, ये यहां खड़ा है। तो ये चिल्लाया तो ये भी निकला अपने घर से, बोला हाँ बताओ भैया। तो उसने कहा कि बताना नहीं है, इसी के सौदे के लिए आए थे, कई बार बात हो रही है, फोन ऑन हो रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं है। उसने कहा भैया बेचना ही नहीं है हमको, हम रहते हैं, हमारा परिवार रहता है, बच्चे रहेंगे हमारे। कहा इतनी बढ़िया जगह है, कहीं और ले लो, बनवा लेना। कहा नहीं हमको यहीं रहना है। यही बातचीत हो रही थी। ये सब लोग यहाँ खड़े हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग ये गए हैं इन्हें पता भी नहीं है कि क्या होने जा रहा है, बट दे आर द मेंबर ऑफ दिस टीम। वो इस विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य हैं, क्योंकि इसमें से कुछ के पास राइफलें हैं, कुछ के पास बंदूकें हैं, कुछ लोग तलवार लिए हुए, कुछ कट्टा लिए हैं, कुछ चाकू लिए हैं, कुछ डंडे लिए हुए, कुछ खाली हाथी हैं। लेकिन सब जान रहे हैं सबके पास हथियार है, इसके बाद भी इस टीम का हिस्सा है। तो ये क्या हो गया, विधि विरुद्ध जमाव हो गया और ये खड़े हैं। अब जैसे ही यहाँ पहुंचे हैं तो क्या होता है भाई, सिविल लाइंस का एरिया है, हमने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तमाम मल्टीप्लेक्स बने हुए हैं, तमाम लोग रहते हैं, तमाम अपार्टमेंट हैं। तुरंत उन्होंने 112 को फ़ोन कर दिया।
कि साहब यहाँ पर कोई घटना हो सकती है, क्योंकि बड़े हथियार लेके लोग इकट्ठा हो रहे हैं आसपास। तो पुलिस को इन्फॉर्म हो गया। तुरंत यहाँ पर जो है कमिश्नर साहब को फोन हो गया। कमिश्नर को फोन हो गया कि भैया देखिए यहाँ पे कोई घटना घटने वाली है, क्योंकि कुछ हथियार लिए लोग घूम रहे हैं। तो फोर्स आ गई कई थाने की, सिविल लाइन थाना, कन्यागंज थाना, कई जगह की फोर्स आ गई। तब तक जब फोर्स आ रही थी चारों तरफ से, तब तक क्या हुआ, हरी सिंह की बकवास ज्यादा बढ़ गई। और हरी सिंह की जब बकवास ज्यादा बढ़ गई तो हरी सिंह ने यहां से गोली मार दी। इसने गोली मार दी। और जैसी गोली लगी, अब ये मर गया। जैसी गोली चली और ये मरा, तब तक चारों तरफ से फोर्स ने घेर लिया। अब A+300 ये अरेस्ट हो गए और इन पर मुकदमा चल रहा है। पुराने अगर किताब के हिसाब से देखें तो धारा 149/302, क्योंकि हत्या हुई है तो 302 धारा आ गई। 149 जो भी हम पढ़कर आ रहे हैं, 190 149 है वो आज पुरानी किताब की। तो 149/302 लगी धारा। अब मुकदमा चला और सभी लोगों को, जितने लोग थे इस मामले में, सभी को आजीवन कारावास मिला। सबको आजीवन कारावास मिला। यानी धारा 149 या धारा 190 का इफेक्ट ये है कि अगर वो जानते हुए किसी घटना में शामिल हैं तो उन्हें वही दंड मिलेगा जो मुख्य अपराधी को मिलेगा। अब फिर एक बार धारा सुनिएगा। जब किसी विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्यों द्वारा अपने सबके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, या यह जानते हुए कि कोई का आपराधिक कार्य होना संभाव्य है और आपराधिक कार्य किया जाता है, तो उनमें से हर व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार होगा मानो उसने वह अपराध स्वयं अकेले ही किया हो। क्लियर हो रहा है? अब उसने अपराध स्वयं अकेले ही किया हो, यानी हर व्यक्ति जिम्मेदार है। तो जो ये 300 लोग गए हैं, ये हो सकता है खैनी मल के खा रहे हो, अपना दबाए हो मुंह के नीचे, उससे मतलब नहीं है। यू आर द मेंबर ऑफ दिस टीम, यू आर द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, दैट्स व्हाई यू विल बी पनिश्ड इक्वली। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपकी धारा का प्रभाव था। शायद समझ में आया होगा। मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि 3 आवश्यक तत्व हैं, और तीनों आवश्यक तत्वों को अगर आपने गौर से देख लिया, अब पहले आवश्यक तत्व में आ जाएं। इस घटना को हरी सिंह की देखें तो क्या कहा गया है कि विधि विरुद्ध जमाव हो, एक के साथ 300 लोग हैं, हथियारों से लैस हैं, विधि विरुद्ध जमाव है। फिर मैंने कहा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना, सब वहां पर लाठी डंडा लेकर गए हैं तो ये मान के चल रहे हैं कोई बवाल होगा तो निपटेंगे। फिर कहा गया कोई आपराधिक कार्य किया जाए तो एक ही मृत्यु ही हो गई, तो यानी धारा 190 लागू हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? हत्या हुई है तो हत्या की धारा लागू हो गई और सजा सबको क्या मिली? आजीवन कारावास। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? चलिए, हमने आपको ये तमाम बातें बताने का प्रयास किया। अब हम आगे लास्ट पॉइंट इसका और डिस्कस कर दें तो ये कंप्लीट हो जाए। धारा 34, जिसे हम क्या कहते हैं? धारा 3(5). ये पुरानी धारा, ये नई धारा। धारा 149 ये पुरानी धारा, नई धारा 190। इन दोनों के बीच में अंतर हम इसे पढ़ने चल रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? तो पहला अंतर क्या है, इसमें ध्यान दीजिए। पहला अंतर है कि इसके लिए न्यूनतम 2 व्यक्ति होना चाहिए, यहां व्यक्तियों की संख्या क्या है? 5। न्यूनतम 5 व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा अंतर क्या है यहां पर? ये तो अंतर बिल्कुल क्लियर है। यहां सामान्य आशय होना चाहिए, आशय होना चाहिए। यहां क्या है? सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। दोनों के अंतर मैंने समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। नहीं तो 1-2 बार फिर देखिएगा, शायद समझ में आए, और नहीं आता है तो फिर कमेंट करिएगा। फिर यहां पर क्या है? तीसरा है
इसमें सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। यहां पर क्या है कि सिर्फ सदस्य ही है बहुत है, उसी ग्रुप में शामिल है, कोई भागी आगे तो पता ही नहीं क्या करना है, सिर्फ सदस्य होना ही पर्याप्त है। पर्याप्त है। चौथा अंतर क्या है? यह एक सिद्धांत है, सिद्धांत है, इसकी कोई सजा नहीं है। और यहां पर क्या कहा जा रहा है? यह एक अपराध है, अपराध है, क्योंकि इसमें धारा 189 189 विधि विरुद्ध जमाव, जमाव जमाव सम्मिलित है। जिसकी अपनी सजा है, सजा है। तो अब देखिए यहां पर हमने चार अंतर आपको डिफाइन करने का प्रयास किया, फिर से तेजी से एक बार देख लीजिए। पहला कहा न्यूनतम 2 व्यक्ति होने चाहिए, यहां न्यूनतम 5 व्यक्ति हैं, पहला अंतर। यहां सामान्य आशय होना चाहिए, यानी मीटिंग ऑफ माइंड हो, विचार विमर्श हो, दोनों के बीच में चर्चा पर चर्चा हुई हो, प्लानिंग हुई हो, षड्यंत्र हुआ हो, तब काम हुआ हो। यहाँ पर क्या है? सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, बस खाली कुछ अनुमान हो, कुछ जानकारी हो, संभावना का पता हो, इतना ही बहुत है। ठीक है। यहाँ पर सक्रिय भागीदारी जरूरी है कि प्लानिंग के साथ आपका वहां रहना आवश्यक है, प्लानिंग के साथ में, योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ तो प्लानिंग है ही नहीं, यहाँ पर तो खाली सदस्य होना ही पर्याप्त है। आप उस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते इससे कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ यह एक सिद्धांत है, इट इज अ प्रिंसिपल, इसकी कोई अपनी सजा नहीं है। जबकि यहां पर क्या है? यह एक अपराध है। अपराध क्यों है? क्योंकि इसमें धारा 189 शामिल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, धारा 189 विधि विरुद्ध जमाव, जिसकी सजा 6 माह तक है, या जुर्माना है, या दोनों है। तो ये तो नॉर्मली 6 माह तक की सजा मिलनी ही मिलनी है, अगर से फंस गए तो 6 माह तो इंक्लूडेड ही है, इसके बाद जो जो करोगे वो एक्स्ट्रा होगा। तो इसलिए क्या है, ये इस तरह से चीज़ें आपके सामने आई। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिशन इंस्टीट्यूट के चैनल पर एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं वहाँ जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर डे करंट अफेयर्स आता है, उसे कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। परीक्षा के लिए जो सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सीक्वेंस आगे पीछे होगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सीक्वेंस हमारे अपने पढ़ाने का है, बताने का है, समझाने का है, मैं उसको फॉलो करूंगा, ताकि आने वाले समय में सारे प्रश्न आपको समझ में आ सके। और अब इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे देखने के लिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्रश्नों को देखना है। अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।